हाँ जी, अगला चैप्टर है जी एटम्स। लिखो सबसे पहले थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या होता है जी? प्लम पुडिंग मॉडल था थॉमसन मॉडल। थॉमसन्स मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल है, या वाटरमेलन वाला। नेगेटिव चार्ज क्या है? सीड की तरह। नेगेटिव चार्ज क्या है जी? सीड की तरह है। पॉजिटिव चार्ज क्या है जी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉजिटिव चार्ज क्या है जी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। रीड ओनली टॉपिक है जी। थॉमसन मॉडल को सिर्फ आपने क्या करना है जी? रीड करना है। ठीक है जी, इसका फेलियर पढ़ना है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मेन यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। थॉमसन मॉडल को रीड करना है सिर्फ। हाँ जी, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? सार्थक जी। हीलियम। कौन सा हीलियम? हीलियम प्लस। हाँ, He2 पॉजिटिव। डबली आयनाइज्ड हीलियम को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। डबली आयनाइज्ड हीलियम को क्या बोलते हैं जी? अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका एक और नाम है गीगर मार्डरसन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं जी? गीगर मार्डरसन एक्सपेरिमेंट। लिखो जी। एन अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम आयन। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और एक और नाम है इसका गीगर मार्डरसन एक्सपेरिमेंट। गीगर मार्डरसन एक्सपेरिमेंट, MARSDEN। गीगर मार्डरसन एक्सपेरिमेंट। डन है जी। गीगर मार्डसन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं और रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। लिखो एन अल्फा पार्टिकल इज हीलियम आयन। बुक है जी सबके पास? जल्दी काम खत्म हो जाएगा क्योंकि थ्योरी है सारा ये। बुक ले आना भाई अगली क्लास से, जरूर जरूर। न्यूक्लियर में भी सारी थ्योरी है। ठीक है जी। सेमीकंडक्टर में भी आगे थ्योरी है, कितना लिखवाएंगे फिर। ठीक है जी। अल्फा पार्टिकल क्या है जी? डबली आयनाइज्ड हीलियम है। लिखो अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम आयन दैट इज a helium atom, that is a helium atom from which both the electrons have been removed, from which both the electrons have been removed. Full stop. It has charge equal to plus 2e, charge equal to plus 2e, and its mass is nearly 4 times the mass of a proton. Its mass is nearly 4 times the mass of a proton. एक्सपेरिमेंट वाला पैरा एक एक लाइन पढ़ते रहना है जी। रेडियो एक्टिव सोर्स से कौन पढ़ेगा जी? बुक किसके पास है? बुक सिर्फ एक बेंच पे है ना? कहाँ पर निकाल?
पढ़ो जी रवनीत जी। हाँ जी, पढ़ो जी पहला पैरा। हाँ, रेडियो एक्टिव सोर्स है। Radioactive source of alpha particles like diffuse is enclosed in thick lead block provided with a narrow opening. हाँ जी, बस एक लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन से पढ़ना है। जैसे क्या कह रहा है जी, एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, कौन सा बोला जी, BI 2 कितना है जी, 214 83 लेड ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर रखा हुआ है जी, लेड ब्लॉक के अंदर। वहां से वो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, वहां से वो क्या एमिट कर रहा है जी, अल्फा पार्टिकल। आगे एक नैरो स्लिट लगा रखी है, नैरो स्लिट को क्या बोलते हैं, कोलिमिटर। नैरो स्लिट को क्या बोलते हैं, कोलिमिटर भी बोल सकते हैं इसको। मतलब जो बीम इधर उधर जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल, उनको एक लाइन में कर देती है। क्या कर देती है जी, एक लाइन में, एक तरह से बीम सी बना देगी। और ये थिन गोल्ड फॉयल है, ये क्या है जी, थिन गोल्ड फॉयल 2 × 10⁻⁻7 है। 2 × 10⁻⁻7 थिन गोल्ड फॉयल है। ये पूरा एक वैक्यूम चैम्बर है, पूरा एक वैक्यूम चैम्बर में रखा हुआ है ये सेटअप। ठीक है जी, यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। यहाँ ZNS की स्क्रीन है, ZNS मतलब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। और एक क्या लगा हुआ है भाई, माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। एक क्या लगा हुआ है जी, एक माइक्रो। हाँ जी, डायग्राम बना लो जी, फिर थ्योरी एक बार पढ़ेंगे, फिर सर समझा देंगे। फटाफट देख लो जी, डायग्राम बना लो। हाँ भाई, ना माइक्रोस्कोप अच्छे से नहीं लगा देखिए है। कोलिमेटर सोर्स हमारा BI 214 83 वैक्यूम चैम्बर है। किसी में गया, किसी में गया, किसी में गया नोट्स। अपनी वीडियो अपलोड कर दी। हाँ, वीडियो तो भेज दी। पिछली क्लास में तो असाइनमेंट डिस्कस हुई थी। होमवर्क करा दिया HR, वही पिछला रिजल्ट ही भेज देना बस, बाकियों का रे और वेव का, जिन्होंने आज नहीं दिया टेस्ट।
हाँ उनका वही करेंगे। नहीं आज रहना चेक करवा देता हूँ। सैटरडे को आपका रे और वेव ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ईएमएफ भी आ रहा है। हो गया जी डायग्राम। अरे तो एने बोला अभी क्वांटिटी हाँ जी लिख जी। लिखो जी, थ्योरी समझा देता हूँ फटाफट, डायग्राम बन गया तो। एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, अल्फा पार्टिकल इनक्लोज्ड है थिक लेड ब्लॉक में, प्रोवाइडेड विद अ नैरो ओपनिंग। ओपनिंग उसमें नैरो है, वो फिर एक नैरो स्लिट से पास कर रही है अल्फा पार्टिकल की जो बीम है। जब वो एक थिन गोल्ड फॉइल से पास करती है तो क्या होता है जी, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं जी, स्कैटर हो जाते हैं लार्ज एंगल से। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे चले जाते हैं, सीधे ही चले जाते हैं, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। और उनको डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, स्क्रीन लगा रखी है जेडएनएस की। जेडएनएस जिंक सल्फाइड पे जैसे ही वो गिरते हैं अल्फा पार्टिकल तो सिंटिलेशन प्रोवाइड होती है। क्या प्रोड्यूस होती है जी, सिंटिलेशन। और एक माइक्रोस्कोप क्या लगा हुआ है जी, एक माइक्रोस्कोप। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो ये पैरा लिखना है आपने, माइक्रोस्कोप तक तो लिखना ही है। टाइनी फ्लैशेस और सिंटिलेशन व्यूड बाय द माइक्रोस्कोप, यहां तक बुक में लिखा हुआ है जी ये सारा। अब आ जाओ जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में एक ग्राफ है जी, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered versus scattering angle। n theta versus theta, n theta versus theta। ये ग्राफ है जी हमारा, वैल्यूज भी दी हुई है ग्राफ में, 10 की पावर 7, 10 की पावर 6, 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1। ठीक है जी। 10 की पावर 1 का मतलब 10 है ये,
ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6। फिर एंगल्स 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। हो गया जी। कोई डाउट इसमें? देखो जी, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड वर्सेस स्कैटरिंग एंगल ग्राफ से आपको क्या पता लगता है? इसमें 3 पॉइंट लिखे जी। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे ही चलेंगे जी, कोई भी उनमें स्कैटरिंग नहीं हुई। ज्यादातर 10 की पावर 7 में लगभग कहां तक है जी? 0 तक। बहुत ही थोड़े 3 पॉइंट अब बुक लाए नहीं जी, बुक में सारा ये थ्योरी का ही था। पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन में क्या है जी? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes straight through the gold foil or suffer only small deflection। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे ही चले गए या बहुत ही थोड़ी डिफ्लेक्शन दी। आपके पास बुक जो है लास्ट में खोलिए पेज नंबर 12.2 है तो भाई निकाल लो फटाफट। हाँ, है बाकियों के पास भाई इधर अच्छा, इधर तो मेरी वाली है। लो नीचे आगे देख लो। थ्योरी है जी, एक बुक किसी को सेकंड पॉइंट क्या है जी? पहला तो बता दिया है कि सारे के सारे ज्यादातर क्या कर जाते हैं जी? सीधे चले जाते हैं या बहुत ही छोटे एंगल से स्कैटर होते हैं। दूसरा पॉइंट 1 in 8000, 1 in 8000, कोई एक 8000 में सी 90 डिग्री या उससे ज्यादा की डिफ्लेक्शन लेता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है जी? 1 in 8000 क्या करता है जी? 90 डिग्री या उससे ज्यादा की डिफ्लेक्शन लेता है। समझ आई बात जी की नहीं? डन है। थर्ड, कोई विरला, कोई एक पता नहीं कितनों में सी सीधा आके टकराएगा और 180 डिग्री का स्कैटर हो जाएगा। मतलब 180 डिग्री मतलब अपना पाथ को क्या करेगा जी? रीबाउंड। तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, कोई एक, ठीक है जी, जो क्या करेगा जी? रीबाउंड करेगा, 180 डिग्री के ऊपर स्कैटर होगा। ठीक है जी। उसमें नंबर नहीं बताया हुआ, अलग अलग बुक्स में अलग लिखा हुआ है। किसी में ये 1 in 7000 लिखा हुआ है, किसी में ये 1 in 1000 लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग है पर सारे ठीक है। अब उसमें सिग्निफिकेंस अगला क्या है जी? थ्योरी में ही लिखा हुआ है जी, अगला बुक में सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अगर सीधे ही चले गए तो मतलब एटम में ज्यादातर जगह क्या है भाई? खाली पड़ी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? दूसरे पॉइंट को समझने के लिए पहले समझना है कि थॉमसन मॉडल में बोला गया था इलेक्ट्रॉन क्या है? अलग अलग सीड्स की तरह। तो अगर और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर इतनी बड़ी स्कैटरिंग करनी है अल्फा पार्टिकल की तो इलेक्ट्रॉन के बस की तो है नहीं भाई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास 7000 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के मास। तो अल्फा पार्टिकल को इतनी बड़े एंगल पे स्कैटर करना किसके बस का नहीं है भाई? इलेक्ट्रॉन के बस का नहीं है। तो ये जो लार्ज स्कैटरिंग हो रही है उसके लिए रदरफोर्ड ने क्या बताया? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास एक जगह पर कंसेंट्रेटेड है, कॉल्ड न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट में यही बताया था। 3 पॉइंट है सिग्निफिकेंस में, पढ़ लेना जी। थ्योरी का टॉपिक है जी, अब इतना लिखवाने बैठेंगे तो वो आधा घंटा इसी में निकल जाएगा। थर्ड पॉइंट इसने क्या बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भाई? उसके अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, ताकि एटम एज अ होल क्या रहता है जी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
एटम एज अ होल क्या रहता है जी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ आई बात जी की नहीं, कोई डाउट इसमें? डन है, चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ जी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दो चीजें लिखनी है भाई ये डायग्राम में अच्छी तरह से, ये 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 सिग्निफिकेंस, ठीक है जी, याद होने चाहिए। अब आ जाओ जी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये छोटी सी डेरिवेशन है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसके शॉर्ट नोट्स भेज दूं हैंड रिटन? हाँ जी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है जी, ये हमारा न्यूक्लियस है सपोज, ये हमारी क्या है जी, सेंट्रल लाइन, ये हमारी क्या है जी, सेंट्रल लाइन। सैटरडे को सुबह ही क्लास है 12 बजे, फिर शाम को तो नीट और जेई का टेस्ट है 3 से 6। आप सुबह दीजिए ना टेस्ट, 9 से 12 टेस्ट, फिर 12 बजे क्लास, ठीक है? या संडे को देना, आप संडे को देना टेस्ट, 12 बजे क्लास में जाने तो आ जाएंगे ना। हाँ जी, ये सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है भाई, v, उसकी वेलोसिटी क्या है जी, v, तो किनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। जब सेंट्रल लाइन पे जा रहा है तो एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जाएगा, एक कहां पर जाएगा जी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है जी। होता क्या है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस भी क्या है जी, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा भाई, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास जाएगा उसकी किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू कूलम्बियन रिपल्शन, ड्यू टू कूलम्बियन रिपल्शन, कूलम्स लॉस है, ठीक है जी। पढ़ो जी पैरा, रवनीत जी। Suppose an alpha particle of mass m and initial velocity v moves directly towards the center of the nucleus of an atom. ठीक है जी, As क्या सपोज करा कि मास एम है अल्फा पार्टिकल का, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, वो डायरेक्टली किधर को जा रहा है जी, न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ जाएगा उसकी जो किनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ड्यू टू कूलम्बियन रिपल्शन, ये बुक में लिखा है, पढ़ो जरा। As it approaches the positive nucleus, it experiences Coulombic repulsion and its kinetic energy get progressively converted into electrical energy. ठीक है जी, वही मैंने बोला कि उसकी किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है भाई, पोटेंशियल एनर्जी में, ड्यू टू कूलम्बिक रिपल्शन। और एक पॉइंट आएगा जहां पर उसकी सारी की सारी किनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, उससे ज्यादा वो आगे नहीं जा पाएगा। उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं भाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जिस डिस्टेंस पे मैक्सिमम वो जा सकता है क्लोजेस्ट, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ
क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ आई बात जी की? आर नॉट बोलते हैं उसे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। अब उसको फाइंड आउट करते हैं। तो मतलब किनेटिक एनर्जी तो मैंने लिख ही दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी? यू। यू का फार्मूला के Q1 Q2 बाय आर। Q1 कितना है भाई? जेड एटॉमिक नंबर। गोल्ड का वैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई? 79। अल्फा पार्टिकल का 2e। ठीक है जी। तो U क्या हो गया भाई? के 2ZE² बाय आर नॉट। तो अल्फा पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी के अल्फा इज इक्वल टू 2k ZE² बाय आर नॉट। तो आर नॉट किसके बराबर आ गया? 2k ZE² बाय के अल्फा। ठीक है जी। आर नॉट क्या आ गया? 2k ZE² बाय के अल्फा। डन है। के अल्फा की वैल्यू क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। के अल्फा की वैल्यू क्या है जी? हाफ एम वी स्क्वायर। समझ आया? डन है। कोई डाउट इसमें जी? एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है इस पे, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है जी इस पे, क्योंकि अब अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है जी हमारा? देखो जी, एक न्यूक्लियस है जी ये हमारा, जैसे ये उसकी सेंट्रल लाइन है। ये न्यूक्लियस है, ये उसकी क्या है जी? सेंट्रल लाइन है। ये वेलोसिटी वेक्टर है अल्फा पार्टिकल का। ये क्या है जी? वेलोसिटी वेक्टर है अल्फा पार्टिकल का। उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है जी, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस से, उसको क्या बोलते हैं जी? इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या कहा जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, या वी वेक्टर लिख लो जी, या वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल when it is far away from the nucleus. When it is far away from the nucleus. When it is far away from the nucleus. ठीक है जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल when it is far away from the nucleus. इसके 3 पॉइंट है। नंबर 1, हाँ जी शगुन जी, क्या समझ आया? बी। बी क्या होता है? हाँ, क्या समझ आया डेफिनेशन? हाँ भी अंशुल भाई। हाँ, बी के बारे में क्या समझ आया? या इसकी यूनिट क्या होगी? है?
इम्पैक्ट पैरामीटर की यूनिट, हाँ जी भावना, मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? वेलोसिटी वेक्टर का। कहां से? सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस से। ठीक है जी। बी, उसको क्या बोलते हैं जी? इम्पैक्ट पैरामीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, यहां लिखना भूल गया जी मैं, फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, फ्रॉम द central line of the nucleus when it is far away from the nucleus। इसमें 3 पॉइंट है। नंबर 1, अगर b 0 तो डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है भाई? रीबाउंड कर जाएगा। तो स्कैटरिंग एंगल कितना होगा? 180। अगर b स्मॉल तो डिफ्लेक्शन लार्ज। डिफ्लेक्शन क्या होगा भाई? लार्ज। थर्ड, b लार्ज तो डिफ्लेक्शन स्मॉल। बी लार्ज तो डिफ्लेक्शन है स्मॉल। ऑब्जेक्टिव में इसका फार्मूला काम आता है जी बी। एटम्स की भी असाइनमेंट साथ साथ में ही करेंगे जी। अब न्यूक्लियर में रेडियो एक्टिविटी तो पूरा ही कट गया जी, जेई से भी और नीट से भी। तो बस एक ही असाइनमेंट रह गई है हमारे पास, रेडियो एक्टिविटी वाली कट गई है। तो 2-3 असाइनमेंट होती थी एटम न्यूक्लियर की, तो अब 2 रह गई है, मतलब 2 क्लास वर्क 2 होमवर्क। रेडियो एक्टिविटी वाली खत्म हो गई है, तो उनको भी टारगेट रखो भाई, थोड़ा सा हिम्मत मारो। बिल्कुल अब आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो आप। और सुबह रे ऑप्टिक्स की क्लास शुरू होने वाली है थोड़े दिनों में, 1 बजे मेरी दोबारा से। वेव ऑप्टिक्स चल रहा है 1 बजे, किसी ने पढ़ना हो तो 2 नए बच्चे आए हुए हैं। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तक हुआ अभी। ठीक है जी। फ्रिंज वेट्स होना है, फ्रिंज वेट्स के न्यूमेरिकल होने हैं, फिर डायफ्रैक्शन होना है। तो जरा कृपया करें जो फ्री होते हैं 1 बजे जरा आ जाए। हाँ इसी और के डायफ्रैक्शन मोस्ट प्रोबेबली 1-2 लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे को। ठीक है जी। रे ऑप्टिक्स जिन्होंने पढ़ना है भाई वो सब दोबारा आ जाए। फिर फर्स्ट बुक रिवीजन शुरू करूंगा 1 बजे। ठीक है जी। थोड़ा सा कष्ट करें, दिसंबर +1 सर शुरू कर रहे हैं, +1 थोड़ा मैं अभी शुरू करूंगा जी जेई वालों के लिए। ठीक है जी। जिन्होंने जेई का पेपर देना है, नीट वाले भी आ सकते हैं भाई, रिवीजन तो करनी ही करनी है भाई। ठीक है जी। और कोशिश करेंगे वो 6 से 7 ही कर दूं शाम को, या जल्दी शुरू कर देंगे क्लास अपनी 4:45 से 5:40 तक आपका +2, फिर आपका 50 मिनट्स 11। पर ये शुरू करना पड़ेगा जी, ये जैसे ही सिलेबस खत्म हो रहा है उसके बाद ही। और दिसंबर में क्लास लगा लेना, कहीं पेपर हो आप भी गायब हो, क्योंकि मैंने फिर 11th के आसान आसान चैप्टर तो रिवाइज करा देने हैं। फिर जनवरी में कराऊंगा थर्मल, थर्मो, केटीजी, एफएचएम, वेव्स। भाई पढ़ना पड़ेगा डबल डबल, तब जाके कुछ जेई और नीट में होगा। ठीक है जी। हाँ जी डन है। इसके बाद है जी बी का फार्मूला इम्पैक्ट पैरामीटर का। बी इज इक्वल टू लिखो 1/4 ये पिछले फार्मूले में के क्या था? हाँ जी माही जी, ये जो पिछला फार्मूला लिखा, व्हाट इज दिस के? कौन से? हाँ जी हाँ? सही बोल रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 9 इंटू, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। याद रखना जी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला सारा यूज होने वाला है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बोहर्स में भी यूज होगा। तो बी की वैल्यू भी इंपैक्ट पैरामीटर में 2 नहीं आएगा, बस के, इसको के भी लिख सकते हो 1/4 जेड ई स्क्वायर बाय आर नॉट कॉट थीटा बाय 2, आर नॉट नहीं के अल्फा किनेटिक एनर्जी कॉट थीटा बाय 2 ऑब्जेक्टिव में ही यूज होता है भाई, बाकी कहीं यूज नहीं हुआ, सब्जेक्टिव में आज तक नहीं पूछा गया न्यूमेरिकल इस पे। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव में दो बातें और हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होंगे भाई, स्कैटर होंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव में, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाय 2, साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। धन्य जी चले आगे, and theta is inversely proportional to 1 by sin की पावर 4 थीटा बाय 2। नेक्स्ट आ जाओ जी, अगले पेज पे इस पे थ्योरी लिखी हुई है कि एटम का साइज बताया उसने 10 की पावर -10 होता है, मतलब, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है पहले पॉइंट में। फिर सारा बताया कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, वो सारा उसने एक्सप्लेन कर दिया पूरा रदरफोर्ड को 4 पॉइंट्स में, उसको पूरा दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी, फिर लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या बताया जी कि ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, तो इसका स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, पर जो बोहर्स ने पढ़ा वो कैसा स्पेक्ट्रम था जी, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड। सेकेंड पॉइंट, जो ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो फिर तो वो उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा जी, ऑर्बिट छोटा होते 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 वो किस में हिट करेगा जी, न्यूक्लियस में, वो स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है जी, तो ये दो उसकी क्या थी, लिमिटेशन। अगला है जी बोहर्स मॉडल। नेक्स्ट क्या है जी, बोहर्स मॉडल। बस चलो कोई नहीं, 6 मिनट में फ्री कर दो, सब कोई फ्री कर दो बस नहीं। हाँ जी, पहला है 4 इसके पोस्टुलेट है, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। पहला क्या है जी, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। जो रदरफोर्ड ने बोला था वही इसने कहा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास एक पॉइंट पे क्या है, कंसंट्रेटेड, कॉल्ड न्यूक्लियई। ठीक है जी, और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनको, जो प्लैनेटरी मोशन में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, उनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, जैसे ये न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं जी, रिवॉल्व कर रहे हैं, और उस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वही क्या प्रोवाइड करेगा जी, सेंट्रीपिटल फोर्स। यही लिखा हुआ है पहले पोस्टुलेट।
4 पोस्टुलेट है, बुक से थ्योरी लिख लेनी है। पहला पोस्टुलेट यही कहता है कि सारा का सारा चार्ज और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास एक पॉइंट पे क्या है जी, कंसंट्रेटेड है, कॉल्ड न्यूक्लियस। उसमें बेसिकली क्या हो रहा है जी, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके अराउंड क्या कर रहा है जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है जी। और वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है रिवॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकंड क्वांटम कॉन्सेप्ट या क्वांटम, जितने भी हमारे ऑर्बिट है, परमिसिबल ऑर्बिट है क्लासिकल थ्योरी के, उनमें से किस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा भाई, क्वांटाइज्ड। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है जी, जितने भी ऑर्बिट हमारे पास हैं परमिसिबल ऑर्बिट्स जो क्लासिकल थ्योरी ने दिए थे, उनमें से किस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जी, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा भाई, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है जी, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr is integral multiple of h upon n, क्या है जी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई का मतलब क्या है जी, क्वांटाइज्ड रहेगा। वो क्या रहेगा जी, क्वांटाइज्ड, ठीक है जी। डन है। सेकंड कंडीशन यही थी जी, क्वांटम कंडीशन भी बोलते हैं इसे। एन क्या है जी, बनी हुई यहाँ, केमिस्ट्री तो आपको आती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और क्या बोलते हैं जिसे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन को क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो एन है, ऑर्बिट भी होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कौन सा ऑर्बिट है। एन अगर 1 है तो ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं और फर्स्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं। एन 2 है तो उसको क्या बोलते हैं जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड ऑर्बिट, ठीक है जी। तो ये आ गया जी कंडीशन थर्ड, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब की बार वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन क्या है जी, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रहता है। जैसे उसमें तो बताया था कि वो एनर्जी रेडिएट करता करता वो स्पाइरल सा हो जाएगा, स्पाइरल सा होके वो न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा, कोलाइड। तो इसमें क्या रहता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व करेगा, उस ऑर्बिट को क्या बोला जाता है जी, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है जी। और लास्ट है फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ठीक है जी। स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, फ्रीक्वेंसी कंडीशन, 4 ही पॉइंट है पहले। एक हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट आएगा तो एनर्जी क्या करेगा भाई, एमिट। लोअर स्टेट से हायर स्टेट जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, अब्सॉर्ब। सिंपल सी बात है भाई, कोई बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ यूज करके ही आएगा, एनर्जी क्या करेगा जी, एमिट। और जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाना है तो एनर्जी गेन करके ही ऊपर जा सकता है जी, ठीक है जी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर एक हायर ऑर्बिट है और एक लोअर ऑर्बिट है, हायर से लोअर जा रहा है तो भाई एनर्जी क्या करेगा भाई, एमिट। लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी क्या करेगा भाई, अब्सॉर्ब। क्या बात कर रहे हैं जी, हायर से लोअर जा रहा है तो क्या करेगा जी, एनर्जी एमिट। और लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी क्या करेगा जी, अब्सॉर्ब। समझ आई बात जी कि नहीं, कोई डाउट इसमें। चलो जी, आज के लिए इतना ही है।